इसको पास करेंगे और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े वर्ग है, बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिलाने में हम ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, हम इसको जल्दी कराएंगे। चुनाव के टाइम साजिश क्यों नहीं की जाती मुसलमानों को? मैंने कह दिया, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप पूछ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, मुझे एक पॉइंट बताइए। ठीक है ना सब? हाँ। आप सबको मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। वैसे मेरा महाराष्ट्र में कई दिनों से दौरा चल रहा है और महाराष्ट्र में मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं 5 साल 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं कमीशन में थे, राष्ट्रीय सचिव भी था पार्टी का, लेकिन कमीशन में काम किए, महाराष्ट्र में बहुत बार आए। लेकिन इस बार मेरा एक विशेष दायित्व है, इसके कारण मैं महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूँ। आप सबको मालूम है मेरे पास 2 विशेष विभाग है, 2 मंत्रालय को मैं देख रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री होने के नाते कैबिनेट का सामूहिक जिम्मेदारी होता है, फिर भी विशेष 2 मंत्रालय को मैं देख रहा हूँ। और जिस मंत्रालय से सीधा जुड़ा हुआ है मेरा महाराष्ट्र का यात्रा, उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय को एक साथ लेके चलने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र लेकर के चल रहा हूँ। उसी के कड़ी में महाराष्ट्र में मेरा काम चल रहा है। हमारा सरकार आने से पहले हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के रख दिया था। उस समय उन्होंने रूल भी बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। तो ये कितना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का इक्वालिटी का जो मंत्र है, उसका भी विरोध है। हम सब बराबर है। और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी का देखभाल करने के लिए ये मंत्रालय का गठन हुआ, उसमें बाकी जो 5 समुदाय हैं उनको दरकिनार किया गया है। इसका नुकसान सबको हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों को हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के नज़र से कांग्रेस ने स्थापित किया है। कोई भी समुदाय जब वोट बैंक बन जाता है, उसका बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी कहता है कि 15% मुस्लिम वोट तो अपने को मिलना ही है, इसलिए उसके बारे में कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाकी को विभाजित करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके वोट हासिल करना है। ये कांग्रेस का नीति रहा है। तो मुस्लिम को वोट बैंक बना करके मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया और देश को भी नुकसान पहुंचाया है। उसको ठीक करने के लिए जब मुझे अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे लिए सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। भारत देश में सब बराबर नागरिक है और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया दीक्षा भूमि में विजयदशमी के दिन, उसके बाद लाखों लोगों ने उसके साथ में बौद्ध धर्म का अपनाया है। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संख्या है। मैं खुद एक बौद्ध हूँ, मैं हिमालय से आता हूँ, पूर्वोत्तर राज्य का हूँ और बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ और कई पोर्टफोलियोज हमने संभाले हैं। हमने कभी भी किसी को नज़रअंदाज नहीं किया, हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे समाज टूटे। इसलिए कांग्रेस ने जो गलत नीति अपनाया है उसको सीधा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमान को भी साथ में लेकर के, लेकिन जो बाकी 5 जो समुदाय हैं, खास करके बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख भी हैं महाराष्ट्र में, पारसी हैं और जैन। पारसी कम्युनिटी बहुत छोटा है लेकिन हम वोट बैंक नज़र से नहीं देखते हैं, इसलिए पारसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी कार्यक्रम किया है। पारसी का जनसंख्या 52,000 है, 52,000। वो एक MLA भी जिताने का संख्या नहीं है। अगर हम वोट बैंक और पॉलिटिक्स सोचते तो हम ये काम नहीं करते। हमने जियो पारसी करके पारसी का जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक बड़ा मुहिम शुरू किया है। मुंबई में पारसी समुदाय के साथ बैठ करके हमने कार्यक्रम का लॉन्च भी किया है। बौद्ध को यहाँ बहुत ज़्यादा और हमको मदद करने का आवश्यकता है। जितना बौद्ध का जो गुफाएं हैं, मराठी में लेनी कहते हैं, बौद्ध लेनी, कितने गुफाएं हैं, कितने यहाँ बौद्ध विहार है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में कितने संस्थाएं बने हुए हैं, सबको हम हिसाब किताब करके आर्थिक सहायता देंगे। वहाँ बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए, ऑर्फेनेज सेंटर बनाने के लिए, वहाँ चिकित्सा के लिए हैं जो दुष्ट प्रचार करते हैं। और हमारा देश में वो लोग, ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को कभी भी स्थान नहीं दिया, ऐसे लोगों ने दुष्प्रचार किया है। मैं मानता हूँ कि संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो भी सरकार में बैठे हैं, हमारा देश के लिए सबसे बड़ा हमारा गाइड, हमारा सोच विचार में ताकत देने वाला हमारा भारत का संविधान है। संविधान को रचना करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कुचलने का काम किया। आप सबको मालूम है, 42nd अमेंडमेंट के तहत कांग्रेस पार्टी ने संविधान का प्रीएम्बल को बदल डाला। 1975 में इमरजेंसी लागू करके संविधान के स्पिरिट को कुचल डाला, लोकतंत्र का हत्या किया। और कई ऐसे उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार को देश से भी ऊपर मानते हैं, वो पार्टी बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जब पहले बार इस देश का लॉ मंत्री बना, तब हमने देखा है वो ज़्यादा दिन तक इस देश का कानून मंत्री के पद में नहीं रहा, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वास नहीं किया है। जब देश को आज़ादी मिला, उसमें तो कोई चुनाव तो हुआ नहीं, सीधा सीधा गठन किया सरकार। तो जब कैबिनेट का सूची बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब का नाम को कैबिनेट की सूची में नहीं रखा। तब बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बहस हुआ और महात्मा गांधी जी ने कहा कि जवाहर, ये कैबिनेट तुम्हारा नहीं है, चुनाव के बाद अगर तुम कैबिनेट बनाते हैं तो तुम्हारा कैबिनेट होगा। ये देश आज़ादी प्राप्त करने के बाद देश को संचालन करने के लिए और संविधान की रचना करके देश को नई दिशा में ले जाने का कैबिनेट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बिना ये कैबिनेट अधूरा होगा। बाबा साहब को कैबिनेट में मजबूरी से सम्मिलित करना पड़ा। उसमें जनसंघ के फाउंडर
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिंदू महासभा की ओर से, वो भी इस देश का हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में उस समय सम्मिलित हुआ, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो त्याग पत्र में लिखा है कि पंडित नेहरू के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू ने उसको हर पल अपमान किया, उसको कोई जगह नहीं दिया, कोई भी कैबिनेट कमेटी में जगह नहीं दिया, बाबा साहब का कोई भी सुझाव को नहीं मानते थे। इस तरीके से और बहुत पॉइंट है, मैं लंबा नहीं कहूँगा अभी, लेकिन बाबा साहब को मजबूरन कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। फिर समाज को सेवा करने के लिए काम किया। वो लोकसभा में जहाँ भी चुनाव लड़के लोकसभा आना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको भागा भागा करके हराया है। जहाँ भी बाबा साहब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरते थे, वही पंडित नेहरू और उसके पूरे टीम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए काम किया है। ये सब मालूम है, ये कोई 1000 साल का इतिहास नहीं है, ये अभी हमारे बहुत ही करीबी ये घटना है। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर को कुछ भी पहचान नहीं दिलाया। पंडित नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे करके खुद का सम्मानित किया। बाद में 1990 में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन से जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का अवार्ड दे करके नवाजा गया है। कांग्रेस पार्टी कितना नफरत करते थे बाबा साहब अंबेडकर को, ये सब जानते हैं। और वही जिन्होंने बाबा साहब को इंसल्ट किया इस चुनाव के दौरान, हमारे संविधान को लेकर के राब शराब बातें करके गुमराह करने का कोशिश किया। अब कांग्रेस का पोल खोल चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री के पद पे बैठ करके काम करने शुरू किया, संविधान का रक्षा करने के लिए काम उन्होंने किया है। और आप सबको मालूम है, पहला मोदी जी का निर्णय हुआ कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, संविधान यात्रा निकाल करके सबको संविधान का पाठ पढ़ाने का काम किया है। और फिर प्रधानमंत्री बनते ही हमेशा हमेशा के लिए संविधान का रक्षा करने के लिए संविधान दिवस घोषणा करके अब 10 बार हम मना चुके हैं। और इस साल 26 नवंबर को बहुत भव्य तरीके से संविधान दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस बार संविधान का 75 वर्ष पूरा होगा। हम योजना बना रहे हैं और देश भर में गली गली गांव गांव घर घर संविधान का पूजा होना चाहिए, संविधान का उत्सव मनाया जाएगा। और जिन्होंने संविधान को कुचला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, वो लोग संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता है। यहाँ झूठ का प्रचार और गुमराह करके राजनीति खेलने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद उस समाज से आता हूँ जिस समाज से भीमराव अंबेडकर जी आए हैं। हम ST/SC कम्युनिटी के लोग अब किसी का कठपुतली बन करके हम काम नहीं करेंगे। मैंने अपने समाज के लोगों को कह दिया है कि बहुत सालों तक बेवकूफ़ बनाया है। हम किसी का वोट बैंक बन करके बेवकूफ़ बन करके कांग्रेस को हम कोई जगह नहीं देना चाहते। अब इतने सालों बाद मुझे इस देश का जब कानून मंत्री बनाया, तो एक बाबा साहब अंबेडकर के बाद एक बहुत को इस देश का कानून मंत्री बनाया, तो कांग्रेस को इसका कोई ज्ञान नहीं है। कांग्रेस के लिए SC/ST OBC का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ वोट ही मतलब रखता है। हमने कांग्रेस का दुष्प्रचार को साफ करने का काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारे जो वंचित लोग हैं, हमारे जो निचले स्तर में जिसको दबा के रखा है हजारों साल तक, बाबा साहब अंबेडकर के कहने पर हम उभर के आए हैं और आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कल ब्रिक्स जो श्रीलंका से लेके आया, उसका ओरिजिन बहुत गया से है, हमारे देश का ही बहुत गया से जो पेड़ ले करके श्रीलंका ले गए थे, उसका एक हिस्सा को ले करके नासिक में लगाया। उस बोधि वृक्ष को 1 साल पूरा होने पर कल उत्सव बनाया। 10 लाख लोग आए, मैं वहाँ पे कार्यक्रम में रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बुद्ध भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके हम संकल्प लेकर के आगे काम कर रहे हैं। यहाँ आज सुबह भी काफ़ी लोगों से मेरा मिलना हुआ है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चिन्ह जहाँ जहाँ है वहाँ भी हम कुछ ना कुछ विकसित करने के लिए योजना बना रहे हैं। जहाँ बाबा साहब जा कर के खाना खाया था उस घर में आज हम लोग गए, वहाँ एक लाइब्रेरी बनाएंगे, मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे। इसका सारा मैंने डॉक्टर करात जी को बोला है, सारा उसका प्रोजेक्ट तैयार करके मुझे देना। हम बहुत जल्दी उसका राशि, उसका सैंक्शन मेरे ही मंत्रालय से हम करके देंगे। और यहाँ दौलताबाद किला, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कड़ी है, वहाँ हम जाके आए हैं। वहाँ आप सबको पता होगा, आप सब तो यहाँ के पत्रकार हैं, आपको इसका जानकारी जरूर होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1935 में दौलताबाद किले में जा कर के उसको देखना चाहते थे। उनके कुछ साथियों के साथ वहाँ जब गए तो अपने धूल वो एक ट्रक टाइप गाड़ी में लोड करके गए थे। तो धूल साफ़ करने के लिए वहाँ एक छोटा सा वहाँ पॉन्ड बनाया होता, हाथ साफ़ किया। उस समय एक मुसलमान जेंटलमैन आ करके उन लोगों को अछूत करके बहुत बुरा भला और फिजिकली असॉल्ट करके बहुत ह्यूमिलेशन किया। तो बाबा साहब ने कहा कि आप लोग तो मुसलमान हैं, रमज़ान के समय में अछूत को आप लोगों ने क्यों इतना अपमान कर रहे हो? लेकिन उन लोग ने माना नहीं है। तो बाबा साहब बाद में अपने साथियों के साथ प्रोटेक्शन में वो किले को देखा है। बाद में बाबा साहब कहते हैं, लिखा है, बाबा साहब ने खुद लिखा है, किताब आप पढ़ चुके होंगे, कि जो हिंदू समाज में अछूत का व्यवस्था है वो व्यवस्था पारसी में भी है, वो ईसाई में भी है, लेकिन आज देखा है कि अछूत का, छुआछूत का ये बीमारी मुसलमानों में भी है। इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, उसको सुधारने के लिए उसी जगह से प्राण लेकर के बाबा साहब निकले हैं। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से बातचीत करके वहाँ भी हम कुछ स्मारक बाबा साहब के नाम में खड़ा करने का सोच रहा है। कई चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में हमारे जो वर्तमान में सरकार चल रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। उसके बारे में तो राज्य सरकार मंत्री जी हैं, सब लोग बोलेंगे ही, और मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी और अजित जी सब बोल रहे हैं। लेकिन मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट का साथी होने के नाते प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के मैं पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। आपके माध्यम से फिर से मैं महाराष्ट्र की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबका साथ सबका विकास मंत्र लेकर के पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार को लेकर के काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। और छत्रपति संभाजी नगर में आप लोगों का बीच में मैंने कई चीज़ें देखा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यह बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर तो है ही, अजंता एलोरा केव सब यहाँ स्थित है और कई यहाँ पे केव्स है, उसका भी विकसित करना है। बहुत बड़ा ये सेंटर है। मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो यहाँ हाई कोर्ट का बिल्डिंग इनाग्रेशन के लिए मैं आई थे कोविड के समय में। तो इस तरीके से मेरा बहुत पुराना लगाव है इस स्थान से, पूरे महाराष्ट्र से, और बीच बीच में मैं आते रहूँगा। जो मैंने यहाँ वादा किया है, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भारत सरकार का मेरे मंत्रालय से भी जो भी मदद देना है, हम भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको अगर कोई सवाल करना है तो संक्षेप में आप कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ प्लान चॉक आउट किया है? अंदाजा क्या, मैं खुद ही वक्त बिल को रखने वाला इंसान आपके सामने में बैठा हुआ है। मतलब देश में इम्प्लीमेंट कब हो पाएगा? हम तो बहुत जल्दी। मोदी जी कोई अच्छा काम करता है वो सबको लाभ पहुंचता है। बैंक अकाउंट खोलता है, मुसलमानों को लाभ होता है। अगर हम वृद्ध पेंशन देते हैं, बुढ़ापा में अपना इलाज के लिए पैसा देते हैं, सबको मिलते हैं। गैस चूल्हा सबको मिलते हैं। गरीबों को घर बनाता है, सबके लिए है। मोदी जी ने जितना कदम उठाया उसमें क्या मुसलमान किसान नहीं होते हैं क्या? क्या उसमें मुसलमान युवा नहीं होते हैं क्या? मुसलमान महिला नहीं होते हैं क्या? सबको लाभ मिलता है। तो बताइए बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए। 75 साल हो गए, पूरा मुसलमानों को गरीब बना के रखा है कांग्रेस पार्टी ने। महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटीज कम्युनिटी
ये इनसिक्योर फील कर रही है पिछले 10 साल। इनसिक्योर कांग्रेस पार्टी फील कर रहे हैं, कोई नहीं है। नहीं, अभी कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहिए क्योंकि 10 साल से आप केंद्र में सत्ता में हैं। हाँ, तो माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट में आपने जो काम किया है उसके ऊपर आपने लोगों के सामने जाना चाहिए। वही तो विचार हूँ। आज मैं महाराष्ट्र में इसीलिए आया हूँ। आज महाराष्ट्र में मैं किस लाया हूँ, वही बात बताने के लिए आया हूँ। तो वही चीज, वही बाबा साहब को क्यों हटाया गया, बाबा साहब किधर गए, इस चीज का पॉलिटिक्स करके और आप आपने फिर से कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भारत में क्या किया माइनॉरिटीज को, ये बात क्यों नहीं बता रहे आप? वो अभी जो मैं इतना बता रहा है, आप लगता है कांग्रेस से आप बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। इतना देर से मैं बता रहा हूँ, हमने इतना काम किया है और करने जा रहा हूँ, वही तो मैं विरोध की बता बात रहा आ गई तो मैं कांग्रेस वाला बन गया। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस हो गया। ये पिछले 10 साल में आपने क्या किया है ये बताइए ना। दौलताबाद की घटना में एक मुस्लिम आदमी का वो बताया, सत्य हाँ, बताया, हाँ। उससे वो तो सच है ना। वो सच है, बात ठीक है। उसमें तो बौद्ध और मुस्लिम में तो झगड़ा फसाद नहीं। हो जाएगा इस बात से आपसे। इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए वही तो बाबा साहब ने कहा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। हिंदू जी, आप सब बातें कर रहे हैं, फिर आपकी पार्टी के विधायक बोलते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो ये क्या? अरे भाई, मेरा प्रधानमंत्री और मेरे साथी और मैंने बोला है क्या? काम कर रहे हैं, सब बातें जो बताया हमारे पत्रकार। अरे वो अकेला बोला है। राठौड़ बोल। आता मला वाटतं क्या करना था ये बताना है कि बाबा साहब जहाँ रहते थे वो बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा, स्मारक बनेगा। नीतीश रानी पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, आपका जो एमएलए महाराष्ट्र का, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अरे देखिए, वो हो गए ना अभी तारीख राठौड़ तेरा की आज साझा पत्रकार परिषद हुई है, उसमें नाना पटोले कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बयान दिया है कि साहू फुले अंबेडकर के महाराष्ट्र को मोदी शाह का महाराष्ट्र नहीं बनने दिया। देखिए, आप हर आदमी क्या बोलता है वो मत पूछिए। क्या है कि मैं हर आदमी का जवाब देने के लिए नहीं आया है, मैं क्या करने वाला हूँ वो बताने के लिए आया है। आप इस तरह का सवाल तो लाखों सवाल होगा, फिर तो हर दिन बोलते रहते हैं। इस देश में एक बीमारी फैल गया, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो कहते हैं कि उसको बोलने का आज़ादी नहीं है। तो इसलिए किस का जवाब देगा? 2014 और 2019 में जो बीजेपी और एनडीए के सांसद चुन के आए थे, उनका वोटों का चुन के आने का अंतर बहुत ज्यादा था। इस बार वो काफी कम है, काफी कम सीटों से जीतियां हारी गई हैं। नहीं, आप चुनाव नहीं, आई जस्ट वांट टू आस्क, अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ ना। अभी चुनाव होगा ना। नहीं 24 ना सांगतो मी, सॉरी। लोकसभा सांगा मला. अंतर खूप होतं. लोकसभा सांगा तुम्ही, Yes, विधानसभा. लोकसभेतलं अंतर खूप होतं सर। 14 और 19 में, 24 में अभी तो बहुत फर्क हुआ सर। 14 और 19 में क्या मुसलमान समाज बीजेपी के साथ खड़ा था? इसमें आपको क्या लगता है, आपको कोई एनालिसिस है? हम मुसलमान हिंदू करके नहीं देखते हैं, सबका साथ सबका विकास। मैंने आपको सबको बताया, हम सबका समर्थन चाहिए। इसलिए मैंने बार बार बोला ना, जब हम कोई स्कीम चलाते हैं तो सबको लाभ मिल रहा है ना। 10 सालों में आप सबको मालूम है कि इस देश में कितना तेजी से विकास हुआ है, आपको मालूम है। अगर आप अच्छा हाईवे को रोड नहीं मानते हैं, उसको अच्छा विकास नहीं मानते हैं, घर में आपका अच्छा सुविधा आ गया, गरीबों का घर बना रहा है, उसको आप उसको डेवलपमेंट नहीं मानते हैं, तो फिर क्या है डेवलपमेंट? कि हमारा तरफ से ये है कि हम सब तक पहुंचना है। हम जो क्लैरिफिकेशन शुरू में बोला वो तो इसलिए कि वो दुष्प्रचार किया, उसको दूर करना जरूरी था। तो मैंने उसको क्लैरिफिकेशन दिया है कि दुष्प्रचार को हमने अभी साफ करने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस का अभी अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी 10 साल लग गए काम साफ करना। अभी मैं बोल रहा हूँ 10 साल में तो हमने जो काम किए हैं लोग ने तारीफ किया है। अभी पिछली बार चुनाव में थोड़ा सा ये लोग ने गुमराह किया है। अभी एक और एक सवाल है, अभी लास्ट